चलिए, तो हम लोग देखिए जो पूरा आपका हिस्ट्री है, ठीक है, उसको एक कंसेप्ट वाइज समझिएगा और उसी कंसेप्ट में जब भी कभी आप तैयार करिए तो उसको एक खंड के रूप में तैयार करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप अपने फर्स्ट फेज में अभी तक की चीज़ों को देखे हैं तो फर्स्ट फेज में आपको क्या देखना है? फर्स्ट फेज में आपको देखना है, एक आप देखिए यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, और फिर इसके बाद देखिए इनका आपस में संघर्ष, तो आपसी संघर्ष, और उसके बाद देखिए ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। हमेशा इतनी चीजों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करिए जब आप रिवीजन कर रहे हो। बाकी तो क्लासेस जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि हाँ आप इससे आगे निकल चुके हैं तो इतने घटनाक्रमों को एक चरण में लेके चलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सभी चीजें आपको एक दूसरे से लिंक होती हुई दिखाई देंगी। अब उसके बाद क्या होगा, फिर द्वितीय चरण में जब आप आएंगे तो ब्रिटिश की क्या होगी, औपनिवेशिक नीति होगी, औपनिवेशिक नीति। जब हम लोग इस औपनिवेशिक नीति की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि किस पे चर्चा होगी, चर्चा होगी सबसे पहले तो औपनिवेशिक नीति क्या थी, इसके बाद इनकी आर्थिक शोषण नीति की बात करेंगे हम लोग, आर्थिक शोषण नीति की बात करेंगे। और जब आप आर्थिक शोषण नीति की बात करते हैं तो यहीं पर आपका क्या होगा, जो 3 चरणों में इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया उसको आप देखिए, और दूसरा आप जो देख रहे हैं इनकी भू राजस्व जो नीति थी, भू राजस्व नीति, ठीक है। और इसके बाद चूंकि अब यहां से पूरी तरह से भारत की आप कहेंगे ये गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी ये रिजल्ट के रूप में निकल के आया, तो इस वजह से तीसरे स्तर पे आप क्या देखेंगे, तो तीसरे स्तर पे आप देखेंगे कि यहां पर अब प्रतिक्रिया हो रही है, और वही प्रतिक्रिया क्या है, विद्रोह के रूप में है। और ये विद्रोह के रूप में आप किसे देख रहे हैं, तो एक आप देख रहे हैं नागरिक विद्रोह, एक आप देख रहे हैं जनजाति विद्रोह, एक आप देख रहे हैं किसान विद्रोह, और इसी के बीच में समस्त विद्रोहों में आप देख लेंगे एक 1857 का विद्रोह। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे थे, यहाँ बताने का प्रयास कर रहे थे कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़िए उसका रिवीजन ध्यान दीजिए या प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो ध्यान रखिएगा कि हम 3 खंड में इतने तक के सिलेबस को बांट लें। उसमें पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा जहाँ यूरोपियों का आगमन, आपस में संघर्ष, और उसके पश्चात जो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की उनकी नीति रही है आप उसको देखिए। दूसरे चरण में हमेशा याद करिए और उसका प्रैक्टिस सेट जब लेकर चलिए तो उसमें आप इनकी औपनिवेशिक नीति को ध्यान में रखिए, ठीक, जहां पर प्रत्येक स्तर पर इनकी जो शोषण था मुख्य रूप से आर्थिक शोषण उसको ध्यान में रखिए। और तब तीसरे स्तर पे सारे विद्रोह को एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए, जहां पर किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, और आज की क्लास में हम लोग चल रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं 1857 स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह या 1857 की क्रांति, ठीक। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम में पहले आप लगा लीजिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक। तो कई नामों से इसे जानते हैं पहले हम लोग सारा देख लेंगे, इसको लास्ट में बताऊंगा कि किस इतिहासकार ने इसको क्या नाम दिया है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे पहले घटनाक्रम तो समझिए, ताकि जब कोई उसका नामकरण कर रहा है तो आप भी तो मूल्यांकन कर सके कि किसने किस दृष्टिकोण से अपनी बातों को रखा है। शुरू में ही केवल फैक्ट ऐसे रटने से कोई फायदा उसका है नहीं, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे कि पहले 1857 की क्रांति का कारण क्या था, और कारण को ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक तत्कालिक कारण जरूर बनता है जहां पे कोई घटनाक्रम अंजाम लेता है, लेकिन उस तत्कालिक कारण जैसे होता है ना कि कोई अब किसी के प्रति जो है वो क्या है, वो 6 महीने साल भर से क्या है भरा पड़ा है, छोटी छोटी बातों में क्या है उससे चिढ़ता है, ईर्ष्या रखता है, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, उसके कार्य अच्छे नहीं लगते, और उसके बाद क्या होता है अब वो खुल के कभी उससे कह नहीं पा रहा है।
और ऐसे में क्या होगा, कभी छोटी सी बात भी अगर होगी तो क्या होगा, वो सारा भड़ास एक साथ निकलेगा, सारा उबाल मार देगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर क्या है, 1857 की क्रांति में है। क्योंकि भारत का 100 वर्षों से ब्रिटिशर्स ने जो प्रत्येक चरण में दोहन किया है, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, प्लस सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे, जो समस्त स्तर पे इन्होंने शोषण किया है, ये आपका दीर्घकालिक कारण बनेगा और उसके बाद एक तत्कालिक कारण बनेगा। तो हम लोग को दोनों रूप में देखना है। पहले देखेंगे 1857 की क्रांति के दीर्घकालिक कारण और फिर देखेंगे वो तत्कालिक घटनाक्रम जिसने क्या किया, कहते हैं ना, बारूद में एक चिंगारी लगाने का काम कर दिया था। ठीक है, तो 100 वर्ष में बारूद भर रहे हैं अभी हम लोग। आइए तो पहले हम लोग देखेंगे ये 1857 की जो क्रांति हुई है, इस क्रांति का कारण। और अभी मैंने आपको बताया इसको दो रूपों में हम समझेंगे। पहले देखेंगे दीर्घकालिक कारण और उसके बाद हम लोग देखेंगे तत्कालिक कारण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घकालिक कारण, और जब इस दीर्घकालिक कारण पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक कारण होंगे और राजनीतिक कारण, इसके अलावा देखेंगे कुछ आर्थिक कारण होंगे, इसके अलावा देखेंगे कुछ इनके प्रशासनिक व न्यायिक कारण होंगे, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कुछ इनके सैन्य कारण बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा अन्य स्तर पर। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख कारण होगा जिसे हम लोग देखेंगे। आइए तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मैंने शुरू से जो आपको पढ़ाने का प्रयास किया है उसमें कोशिश किया है किसी टॉपिक को पढ़ते समय टॉपिक के विषय को भी समझने की कोशिश करिए कि अगर हमको कोई एक टॉपिक मिल जाता है हेडिंग के रूप में तो हम समझ तो सके कि वहां पर किस तरह की चीजों को ला करके हमको समेटना होता है। ठीक है, तो पीछे के विद्रोह में प्लस शोषण की जो नीति थी उसमें इस चीज पे कई बार चर्चा हम लोगों ने किया है। जब हम राजनीतिक कारण की चर्चा करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर मुख्य रूप से उस घटनाक्रम को लाकर जोड़ने की कोशिश करिए जहां पर कोई राजा, महाराजा, नवाब या आप कह सकते हैं कि किसी का जो राज्य क्षेत्र होता है, राज्य क्षेत्र होता है, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही इससे जुड़ी घटनाक्रम को आप समझ पाएंगे तो एटलीस्ट टॉपिक को आप आसानी से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेंस के दृष्टिकोण से भी आप हर चीज याद करके नहीं जा सकते। घटनाक्रम आपको सब पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन जब आप किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक होकर लिखते हैं तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ कोर पॉइंट बनना चाहिए कि हम यहाँ पर विषय कहाँ से खींच कर लेकर आएंगे, तब आप उस पर बेहतर तरह से अपना कंटेंट लिख पाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे ध्यान रखिए। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो राजनीतिक कारण बना था ये क्या था। तो ये तत्कालिक गवर्नर कौन था, डलहौजी, व पूर्ववर्ती गवर्नर की औपनिवेशिक कारणों का परिणाम था, कारणों का परिणाम था। ये लाइन इसलिए केवल लिख दिया कि आप समझिएगा कि सबसे पहले हम ये बात को देखना चाहेंगे कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स की जो नीति चल रही थी वो किस प्रकार से भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं में वो हस्तक्षेप कर रही थी, और जब तक वहां पर लोग शोषित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, तब तक प्रतिक्रिया कैसे करेंगे। तो उस शोषण और प्रतिक्रिया के कोर में कौन ब्रिटिशर्स थे उनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं, पहले पूर्ववर्ती गवर्नर की बात करते हैं, क्योंकि डलहौजी के समय में तो तत्कालिक कारण से लेकर के घटनाक्रम के करीब पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग पूर्ववर्ती
पूर्ववर्ती गवर्नर की बात करें तो आप यहां पे कहेंगे जैसे वेलेस्ली था। वेलेस्ली का शासनकाल कितना था? वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805। और यहीं पर आपने देखा कि 1799 में इसने क्या किया? सहायक संधि लेकर के आया, सहायक संधि। और वास्तव में सहायक संधि क्या था? सहायक संधि भारत के देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने का क्या था? एक नीति था। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था सहायक संधि में क्या होता है। सहायक संधि में आप ऐसे समझ लीजिए कि जो राजा होते थे उनके हाथ पैर काट करके अपंग बना करके कहते थे अब तुम गद्दी संभालो। पूरी सेना पे नियंत्रण उनका समाप्त कर देते थे, ब्रिटिश की सेना रखते थे। और ब्रिटिश सेना का भी जो खर्च होता था वो क्या होता था? वो जो देशी रियासतें होती थी उनके राजकोष से लिया जाता था। और इसके अलावा उनके प्रशासनिक गतिविधियों में भी क्या होता था? ब्रिटिश अधिकारी अपना हस्तक्षेप करते थे। तो बचा क्या? राजा की पगड़ी और गद्दी, बाकी सब तो अधिकार ले ही लिए हैं ना। तो बस यहां पर ये समझिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। एक वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल कितना है? हाँ, 75 से 1775 से 1782। ठीक है, कल के क्वेश्चन में आपने देखा था तो ब्रिटिशर्स के लिए क्या था? एक मनहूस गवर्नर साबित हो रहा था ना, क्योंकि उसके समय में बहुत सारी अनहोनियां हो गई थी जो ब्रिटिश दृष्टिकोण से अच्छी नहीं थी। तो फिलहाल वो वॉरेन हेस्टिंग था। ये कौन है? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। इसका शासनकाल कितना है? थोड़ा और बढ़ जाइए, थोड़ा और बढ़िए, ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं, आगे निकल जाएंगे। 1813 से 23। ठीक है, क्या है? 1813 से 23। ठीक है, और इसने क्या किया? कुछ प्रमुख नीति नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वास्तव में जो वेलेस्ली की जो सहायक संधि या देशी रियासतों को भारत के क्षेत्रों में जोड़ने का आप कह सकते हैं प्रयास था, वहां पर इसने क्या किया? उसको और बल दिया। तो ये ब्रिटिशर्स की साम्राज्यवादी विस्तार नीति को आगे बढ़ाया। ठीक है, और अब अंततः हम लोग तत्कालीन, तो ये तो गवर्नर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप कुछ कंटेंट लिखेंगे तो वहां पर किसी स्पेसिफिक लोगों से जोड़कर बात करते हैं तो थोड़ा वजन दिखाई देता है। सारी बातें हवा में तो करनी नहीं है आपको, बस कहानी के रूप में लिखते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, तो हम लोग बात करें तत्कालिक गवर्नर की। अब देखिए जब हम लोग डलहौजी की बात करते हैं, डलहौजी, इसका कितना था शासनकाल? डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 56 तक, और उसी के बाद फिर लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डलहौजी किस लिए जाना जाता है? डलहौजी जाना जाता है अपने हड़प नीति के कारण, गोद निषेध प्रथा के कारण। ठीक है, अब देखिए इस समय क्या हो रहा था? तो इस समय कहीं पर कुशासन का आरोप लगाकर, कहीं पर युद्ध के माध्यम से, और कहीं पर हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के माध्यम से जो भारतीय रियासत हुआ करती थी उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जा रहा था। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे समझिए, तो जैसे हम लोग बात करें तो देखिए 1852 युद्ध के द्वारा क्या किए? वर्मा को मिला लिए। ये वास्तव में क्या था? सेकेंड आंग्ल वर्मा युद्ध था, इसमें वर्मा को मिला लिए। ठीक है, इसी तरह आप देख रहे हैं जो अवध था, अवध के क्षेत्र पे क्या किए? ये कुशासन का आरोप लगा दिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे हड़प नीति के तहत इन्होंने क्या किया था? तो जैसे आपका सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, संभलपुर हो गया,
उदयपुर हो गया, बाघाट हो गया, नागपुर हो गया, इन सब क्षेत्रों को मिला लिए। ठीक है, आप देखेंगे 1849 में क्या कर रहे हैं, पंजाब के साथ पंजाब को विश्वासघात तरीके से मिला लिए। विश्वासघात, जहां पे आपने देखा था एक ब्रिटिशर्स का कहना भी था, जिसकी लाठी उसी की भैंस, क्योंकि यहाँ पर पंजाब का कोई दोष भी नहीं था, लेकिन केवल और केवल अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उस पर युद्ध एक तरह से कह सकते हैं थोपा गया, और उसके पश्चात शक्ति कमजोर थी तो उसको अपने आप मिला लिया गया। ठीक है, तो ये भी आप देखिए। तो इसके अलावा देखिए ये तो कुछ क्षेत्र थे। अगर आप देखें सिक्किम के क्षेत्र को, सिक्किम का क्षेत्र, सिक्किम के क्षेत्र में एक डॉक्टर के अपमान को लेकर, डॉक्टर के अपमान को लेकर के इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लगातार अपने क्षेत्रों को विस्तृत करने के लिए, अर्थात साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति थी उसको व्यापक स्तर पर व्यवहार में उतारने के लिए कोई ना कोई कारण और कानून बना रहे हैं, और जिसके माध्यम से भारत के क्षेत्रों को क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में मिला रहे हैं। अब परिणाम क्या होगा इसका? इसका परिणाम ये हो रहा था कि अगर हम देखें तो बहुत से जो राजा थे वो अपना क्षेत्र खो दे रहे थे। इसके अलावा आपने देखा कि इन्होंने क्या किया, नवाबों की पदवी समाप्त कर दी और इनका पेंशन बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया। इसके अलावा देखेंगे जो अन्य उपाधि महाराजा या सम्राट जैसी उपाधि थी उसको भी समाप्त कर रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राजाओं के क्षेत्र छीन रहे थे, नवाब महाराज सम्राट जैसी उपाधियां छीन रहे थे, उनके पेंशन को क्या कर रहे थे, बंद कर दे रहे थे। एक उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे डलहौजी ने क्या किया, घोषणा कर दिया था, क्या घोषणा कर दिया था कि अब जो बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह जफर, इनके बाद क्या होगा, कोई भी जो मुगल बादशाह होगा वो दिल्ली के लाल किले में नहीं रहेगा। यानी अब इनके बाद क्या था, लाल किला खाली कराया जा रहा था। और क्या हो रहा था, तो यहां पर जो दिल्ली में एक छोटे से किले में, कुतुब मीनार के पास एक छोटे से किले में इनको उत्तराधिकारियों को रहने का स्थान दिया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा अगर इसी के साथ देखेंगे तो इसके बाद जो आता है कैनिंग, कैनिंग ने क्या किया, तो कैनिंग ने घोषणा कर दी कि अब मुगल जो होंगे वो सम्राट की उपाधि धारण नहीं करेंगे। किसके पश्चात, ये बहादुर शाह जफर के पश्चात। और इसके जो उत्तराधिकारी बचेंगे वो क्या करेंगे, वो राजा की पदवी रखेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मुगल सम्राटों का एक आप कह सकते हैं नाम में अपनी एक गरिमा थी, प्रतिष्ठा थी, उसको भी समाप्त किया जा रहा है। तो होता है ना कि किस तरह से उनकी उपाधियों को समाप्त किया जा रहा है। उसी तरह से अगर आप देखें तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बाजीराव द्वितीय थे, ये बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में कौन थे, कानपुर से नाना साहेब। नाना साहेब की पेंशन बंद कर दिए थे, तो उनका अपना भी क्या था, कुछ प्रतिक्रिया था। तो ये समस्त कारण आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पूरी तरह से एक राजनीतिक घटनाक्रम को जन्म दे रहा है, जिसके कारण एक लंबे समय से राजा महाराजा नवाबों और कुछ अन्य स्तर पर लोगों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या था, आक्रोश व्याप्त हो चुका था। ठीक है, तो कम से कम इतनी बातें जो है राजनीतिक कारणों में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहीं से आपको कुछ घटनाक्रम भी समझ में आ रहा है, जहां पर किस तरह से डलहौजी ने क्या किया है, हड़प नीति लेकर के आया है। हड़प नीति के तहत उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बघाट और नागपुर जैसे क्षेत्रों का विलय किया है। इसके अलावा देख रहे हैं सिक्किम पर डॉक्टर के अपमान के लिए उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया है। वर्मा को द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में जीत करके मिला लिया है। 1849 पंजाब के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला ले रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कारण आप देख रहे हैं। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कर ले रहे हैं। तो ये घटनाक्रम आपके प्री के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आइए, जब हम लोग आर्थिक कारण की चर्चा करते हैं तो देखिए जो ब्रिटिशर्स की मुख्य रूप से आप कहें भू राजस्व नीति थी, भू राजस्व नीति, ये क्या था, पूरे भारत में आर्थिक शोषण का आप कह सकते हैं एक पूरा
इनका तंत्र था, ठीक है। और इसकी वजह से न केवल किसान बल्कि समाज का प्रत्येक वर्ग क्या था, दुखी था, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में आप क्या कहेंगे भाई, कहीं ना कहीं हस्तशिल्प और उद्योग का पतन हो रहा था, व्यापार वाणिज्य का पतन हो रहा था, लघु कुटीर उद्योग का पतन हुआ था, ठीक है। तो समाज के प्रत्येक वर्ग में व्यक्ति और उसका परिवार निर्धनता के स्तर पे जाएगा, आर्थिक बदहाली को महसूस करेगा। और ऐसे में भारत में क्या था, भारत में जो परिणाम निकल करके आ रहा है, तो उस परिणाम में आप कहेंगे निर्धनता, असंतोष, बेरोजगारी, जीवन संकट, ये सभी क्या थे, एक उप उत्पाद के रूप में निकल करके आए थे, ठीक है, एक रिजल्ट के रूप में, एक परिणाम के रूप में। और इसकी वजह से क्या था, समाज के प्रत्येक वर्ग में क्या था, उनके प्रति एक आक्रोश था, ठीक है। तो यहां पर आप और भी चीजें लाकर जोड़ सकते हैं, जैसे अब इसी घटनाक्रम में आर्थिक था, अगर आप और मैटर को लंबा लेके जाना चाहते हैं तो कृषि को अलग उल्लेखित कीजिए, ठीक है, कि जहां पर आप केवल कृषि के शोषण के बारे में बताइए। उसके बाद फिर क्या है, व्यापार वाणिज्य को अलग कर लीजिए, व्यापार वाणिज्य को अलग कर लीजिए, और हस्तशिल्प इसको अलग कर लीजिए, और सब में थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लिख दीजिए, ठीक है, कि किस प्रकार से भू राजस्व नीति ने क्या किया, जो भारत के किसान थे उन पर क्या किया, कठोर लगान। एक तरह से तो देखिए, पहला काम करेंगे कि भाई जब किसानों की चर्चा होगी तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स द्वारा इन पे क्या हुआ, एक भारी कर या लगान लगाया गया, और न सिर्फ इनके ऊपर कर लगाए जा रहे थे, बल्कि इसको वसूलने का जो इनका तरीका था, ये वसूलना भी क्या था, एक कठोर प्रावधान के तहत था, जिसकी वजह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था। तो आर्थिक बदहाली प्लस अमानवीय व्यवहार कहीं ना कहीं किसानों के उत्थान तो छोड़िए, मतलब कहीं ना कहीं मतलब किसानों के पतन के पीछे मूल कारण था, ठीक है। और उसी से एक चेन जुड़ती है, क्योंकि आप देख रहे थे कि कृषि का वाणिज्यिकरण किया जा रहा है, वाणिज्यिकरण कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाह रहे हैं, वो ऐसे फसल का उत्पादन कराना चाह रहे हैं जिससे उनको लाभ हो। भारत के प्रचलित व्यवस्थाओं में किस चीज की मांग ज्यादा है, लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा है, इससे उनको कोई प्रभाव ही नहीं था। उनको तो ये फर्क पड़ता था उनको किस पे ज्यादा मूल्य प्राप्त हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्लस ब्रिटेन में किस प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता बढ़ी हुई है, और ऐसे मालों पर ददनी प्रथा आरोपित करके फिर अग्रिम भुगतान करके वो भी क्या करते थे, अपने पास ले लेते थे। तो भारत के क्षेत्र में क्या था, कच्चा माल का भी अभाव हो जा रहा था। कच्चा माल के अभाव होने की वजह से क्या, कहीं ना कहीं जो भारत में हस्तशिल्प उद्योग था वो क्या था, पतन की स्थिति पर था। इसके अलावा भारत में विऔद्योगिकरण हुआ, अर्थात एक होता है औद्योगिकरण होना कि नए इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना, और दूसरा विऔद्योगिकरण होता है जहां पर पहले से ही प्रचलित जो उद्योग होते हैं, हस्तशिल्प होते हैं, उनका पतन कर देना, ठीक। तो संपूर्ण स्थिति में आपको क्या दिखाई देगा, संपूर्ण स्थिति में आपको केवल बेरोजगारी, बदहाली, निर्धनता, भूखमरी जैसी चीजें ही दिखाई देंगी। व्यापार वाणिज्य में आप जानते हैं कि सारा कर खुद लगाने लगे थे। जो भारत के स्थानीय व्यापारी होते थे उन पे क्या होता था, उन पे भारी कर लगा देते थे, और कंपनी अपने लिए क्या करती थी, मुक्त व्यापार का कार्य करती थी। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, इससे भी भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, ठीक है। ये समस्त आर्थिक कारण में आएंगे। आइए अब देखते हैं धार्मिक कारण। देखिए धार्मिक कारण यहां पर क्या बन रहा है, तो धार्मिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण था। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों का क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। और भारत में जो ईसाई मिशनरी प्रवेश कर रहे हैं तो इनके माध्यम से क्या हो रहा है, इनके माध्यम से ये ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है, प्रचार, और उसके बाद क्या हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। ये धर्मांतरण कहीं पर भी बहुत मानवीय व्यवस्था के साथ तो होगा नहीं,
जाहिर सी बात है उसमें भी क्या होगा, कई प्रकार के अमानवीय कृत्य होंगे। इसके साथ क्या था, भारत की जो धार्मिक व सांस्कृतिक मान्यताएं थी, ठीक है, उसका क्या होता था। अब भारत के मतलब जो धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं की बात कर रहे हैं तो आप कह लीजिए प्रथा की बात कर लीजिए, परंपरा की बात कर लीजिए, इनके धार्मिक आचरण की बात कर लीजिए, इन सब का क्या हो रहा था, इन सब का इनके द्वारा उपहास किया जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे में धार्मिक आस्था को भी क्या है, ठेस पहुंचाई जा रही थी, ठीक है। तो एक ये भी बड़े पैमाने पर कारण था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत जैसे क्षेत्र में जब आप यहाँ पर मंदिर की बात करते हैं और मस्जिद की बात करते हैं, मस्जिद की, तो इन्होंने क्या किया, इन क्षेत्रों में मंदिर और मस्जिद पर क्या लगा दिया, कर लगा दिया, ठीक है। और पीछे की व्यवस्थाओं के तहत भी आप देख रहे थे कि जो भारत में इनाम भूमि होती थी, इनाम भूमि, मध्यकाल के इतिहास में इस पर चर्चा किया था, पढ़ाया था कि इसका मतलब क्या था कि जो धर्म प्रमुखों को सरकार की तरफ से, अर्थात जो बादशाह लोग हुआ करते थे उनके तरफ से जो भूमि दान दे दी जाती थी, वो भूमि क्या हो जाती थी, एक तरह से वो इनाम भूमि होती थी। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा था, इस प्रकार की इनाम भूमि को ब्रिटिश द्वारा क्या किया जाता था, जब्त कर लिया जा रहा था। तो जितनी भी भूमि इस तरह से जागीरदार की भूमि दी गई थी, इनाम भूमि दी गई थी, उन सभी पर क्या किया जा रहा था, उन सभी को जब्त कर लिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण, धार्मिक प्रचलित जो सांस्कृतिक मान्यताएं थी, प्रथाएं थी, परंपराएं थी, उनका उपहास, और जो धर्म गुरु लोग होते थे उनको जो पूर्वज राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया और उनके जीवन के सुनिश्चितता के लिए उनको जो एक आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी, उन सब का भी भक्षण कर रहे थे कौन, ब्रिटिशर्स। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बनकर के आ रहा था, ठीक है। तो ये समस्त क्या है, आपके धार्मिक कारण है। इसके अलावा हम लोग तीसरे स्तर पे बात करें अगर, सामाजिक कारण। देखिए अगर हम लोग सामाजिक कारण की बात करें तो भारत में क्या था, बहुत सी प्रचलित प्रथाएं या मान्यताएं थी, और ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, भारत में ये जो प्रचलित प्रथाएं या मान्यताएं थी उनमें कानून बना करके हस्तक्षेप कर रहे थे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सती प्रथा, विवाह संबंधित, पुनर्विवाह, ठीक है, इस तरह की जो मान्यताएं थी, ठीक है। इसमें अब आप और भी ले सकते हैं, जैसे बाल विवाह हो गया, अन्य ऐसे जो प्रचलित मान्यताएं थी। यद्यपि एक बृहद दृष्टिकोण में आप देखेंगे तो ये समाज की कुछ कुरीतियां थी, और इन दृष्टिकोण से अगर इनको समाप्त करने की बात आए तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी सामाजिक स्तर पर जो उनकी मान्यताएं और परंपराएं होती हैं उसके पीछे तर्क और कारण नहीं चलता है, उसके पीछे सिर्फ उस समाज का क्या चलता है, अनुसरण चलता है। और जब तक वो समाज एक विशेष स्तर पर आकर के अपनी शैक्षणिक स्तर पे या बौद्धिक स्तर पे समझ विकसित नहीं करता, तब तक वो तर्क को तवज्जो नहीं देता है। और आपको पता है अंधविश्वास जैसी चीज तो पूरी दुनिया में है, हर जगह है, कहाँ नहीं है। कल मैं मैच देख रहा था, लखनऊ की स्थिति बड़ी खराब चल रही थी, तो मैंने देखा कि जो लखनऊ का ओनर था उसने अपने जेब से क्या किया, एक ऐसे कार्ड निकाला, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। मैंने कहा वाह, अब तो लखनऊ जीत जाएगी, है ना भाई। लखनऊ का ओनर जाहिर सी बात है छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, लेकिन उसकी भी देखिए अंधविश्वास और आस्था ही तो है। तो अंधविश्वास या आप कह ले धार्मिक विश्वास के पीछे तर्क नहीं चलता है, लोगों का सिर्फ अनुसरण चलता है। ये बात सही है कि जिसका विश्वास है उसका प्रति उसमें समर्पण होता है, और जिसका विश्वास नहीं है वो क्या कहता है, वो कहता है अंधविश्वास ना, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या थी, ध्यान रखिएगा, भारत में प्रचलित व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किए, और इसका उनको क्या है, बहुत बुरा परिणाम भी चुकाना पड़ा था। और यही कारण था कि 1857 की जब क्रांति समाप्त हो गई, किसी तरह ब्रिटिशर्स ने उसको कंट्रोल कर लिया,
उसके बाद भी भारत में एक लंबे समय तक, लगभग 2 दशकों तक, भारत के किसी भी प्रचलित जो व्यवस्थाएं थी, परंपराएं थी या जो प्रथाएं थी, उनमें हस्तक्षेप नहीं किया था। समझ गए थे ये जबरदस्ती क्या है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है, मिलना मिलाना कुछ है नहीं, क्योंकि हमको तो सिर्फ आर्थिक शोषण करना है। यहाँ इससे आर्थिक शोषण तो होना नहीं है, लेकिन हाँ विद्रोह जरूर हो सकता है। ठीक है, प्रशासनिक कारण अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ प्रशासनिक कारण जब आप देखेंगे तो प्रशासनिक कारण में क्या है, जैसे जो प्रशासनिक या न्यायिक पद होते थे, इसमें क्या होता था, जो बड़े अधिकारियों का पद होता था, ये क्या होता था, ये ब्रिटिश संरक्षित होता था, ब्रिटिश संरक्षित होता था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भारतीय लोगों को प्रशासन के स्तर पर केवल एक मध्यम स्तर तक के पदों पर रखा जाता था, और उच्च पदों पर क्या होता था, वो हमेशा ब्रिटिशर्स होते थे। तो इसे आंग्ल संरक्षण आप कह सकते हैं, अंग्रेजों को एक आरक्षण आप कह सकते हैं, मतलब इस पे केवल अंग्रेज ही रहेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से भी क्या था, प्रशासनिक स्तर से जुड़ करके जो भारतीय लोग ब्रिटेन के साथ काम कर रहे थे या कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उनमें भी क्या था, एक आक्रोश था कि उनको उनकी योग्यता और उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उनको उनकी उस स्थिति पर नहीं प्रमोट किया जा रहा है जहां के वो वास्तविक हकदार हैं। और इसकी प्रतिक्रिया में क्या था, जाहिर सी बात है कि ऊपर का अधिकारी है तो नीचे वालों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेगा, दबाव में रखेगा। तो इसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो थे अमानवीय व्यवहार करते थे और ऊपर वाले को बोलने का अधिकार होता था, इस वजह से नीचे के लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक मतलब आप कह सकते हैं ना, जो हम लोग पढ़े थे वर्क कल्चर, एथिक्स में पढ़े थे ना, वर्क कल्चर मतलब कार्य संस्कृति। जब आप कहीं पर काम कर रहे होते हैं तो उसकी भी तो अपनी कुछ संस्कृति होती है, और जाहिर सी बात है कि जब कोई आपके पद पे बड़ा है तो वो आपसे योग्य है या अयोग्य है, वो आपको बोलने का और डांटने का हक रखता है, और आप उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये अच्छी कार्य संस्कृति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीजें आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और प्रमुख कारण, जिसे आप कहते हैं सैन्य कारण। सैन्य कारण सैन्य कारण जो है ये एक बहुत बड़ा कारण था। क्यों, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें तो अवध का क्षेत्र, केवल अगर अवध के क्षेत्र से बात करें तो ब्रिटिश पूरे प्रशासन में लगभग 75,000 सैनिक जो थे वो कहां से थे, अवध के क्षेत्रों से थे। और जब अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके इसका विलय कर लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे क्या चलेगी, ब्रिटिशर्स की नीति चलेगी। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, विलय के पश्चात जब यहाँ पर अपनी भू राजस्व की नीति लेकर के आए, तो इस भू राजस्व की नीति में क्या हो रहा है, अब अवध के जो लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर क्या है, कर का दर बढ़ाया जा रहा है, और वसूलने का तरीका हम लोगों ने पहले ही चर्चा रख लिया है कि कितना कठोर और अमानवीय होता था। एक तरफ जो ब्रिटिश सेना में जुड़ करके अपनी सेवा ब्रिटिश सरकार को दे रहे थे, उन्हीं के घर परिवार के लोगों के साथ क्या हो रहा था, इतने प्रकार से अनैतिक कृत्य हो रहे थे, उनका आर्थिक शोषण हो रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है अंदर से क्या होगा, वो आक्रोश तो जन्मेगा ही। ठीक, इसके अलावा और क्या था, तो धीरे धीरे स्तर पे देखते चलिए, क्योंकि यहाँ कई कारण आपको दिखाई देंगे। एक बड़े स्तर पे आप देखना, सैन्य विद्रोह, 1857 की क्रांति सैन्य विद्रोह माना जाता है, नहीं माना जाता है। तो 100 वर्षों का जो आप कह सकते हैं, मतलब जो पूरा बारूद सभी वर्ग भर के रखे थे, उसमें चिंगारी तो सैनिकों ने ही लगाया था ना। ठीक, तो यहाँ पर अगले स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो जो सैनिक होते थे, सैनिक, इनके साथ क्या होता था, दोहरा व्यवहार होता था। इस आधार पर अगर कोई भारतीय सैनिक है और कोई अगर अंग्रेजी सैनिक है, तुलनात्मक रूप से बात समझ लीजिए। जैसे अगर कोई अंग्रेजी सैनिक है तो उसे क्या होता था, उसे दोहरे भत्ते का प्रावधान था, जबकि भारतीय सैनिकों को दोहरे भत्ते का प्रावधान नहीं था। ठीक, ध्यान रखिएगा। जो एक आप देखेंगे श्वेत विद्रोह की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो
बंगाल के क्षेत्रों में काम करने वाले जो सैनिक थे उनको क्या था, उनको दोहरा भत्ता मिलता था डलहौजी के समय में। और कैनिंग जब आया था तो उसने क्या किया था, उस दोहरे भत्ते को समाप्त कर दिया था। तो कहीं ना कहीं बंगाल के जितने भी सैनिक होंगे उनमें जिसको दोहरा भत्ता मिल भी रहा था उसका भी भत्ता छीन गया है, तो वो भी तो आक्रोशित होगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को जहां दोहरे भत्ते मिलते थे, भारतीयों को नहीं मिलता था। इसके अलावा क्या होता था, इनके साथ पूरी तरह से अमानवीय व्यवहार होता था। इनके रहन सहन, खान पान आदि चीजों को लेकर के क्या होता था, इनके साथ बिल्कुल एक जानवरों जैसा व्यवहार होता था। जबकि उसकी तुलना में ब्रिटिश सैनिकों को अधिकार ज्यादा होते थे और उनके लिए क्या होता था, एक मानवीय रहन सहन, इसके साथ साथ भोजन का भी इनके साथ मतलब आप कह सकते हैं व्यवस्था होती थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या था, जो भारतीय लोग थे इनके साथ क्या होता था, इन्हीं सैनिकों के बीच में रंग भेद होता था, रंग भेद होता था। ठीक है, इनको सुअर और निग्रो जैसे शब्दों से बुलाया जाता था ना। तो सोचिए, जब सुन करके आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी खून होगा, गर्मी के दिन में तो खौल जाएगा, तो वहां पर तो लोग महसूस कर रहे थे उन चीजों को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रंगभेद की नीति इनके साथ चलती थी। तो अब एक इसका भी इनके अंदर क्या था, हमेशा से आक्रोश बना हुआ था। इसके अलावा कुछ और भी इनके ऐसे प्रावधान थे, जैसे भारतीय परंपरा में दाढ़ी, मूछ, ये सब रखना क्या था, शान माना जाता था। अब ये क्या किए, ये कहे हाँ, ये रोक लगा दिए, न दाढ़ी रख सकते हैं न मूछ रख सकते हैं। अब ये क्या था, शान के खिलाफ था। मतलब बहुत बार आपने देखा होगा, वो तो समय के साथ साथ एक ऐसा कल्चर बन गया कि जहां पर क्या हो गया कि लोग दाढ़ी मूछ दोनों साफ करने लगे, है ना। और आज भी अगर आप भारत के कारपोरेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है ना, डेली सेविंग करिए, क्लीन सेव रहिए, क्योंकि माना जाता है अगर आप प्रोफेशनल हैं और किसी कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो क्लीन सेव रहिए। अब ये क्लीन सेव का जो कंसेप्ट है वो कहां से आ रहा है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही तो है, जो इंडियन कल्चर में ला करके उसको अडॉप्ट कर दिया गया। क्योंकि हमेशा होता है कि जब आप किसी चीज को थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप अलग करना चाहते हैं। और चूंकि ब्रिटिशर्स, मैंने कई बार इस पर चर्चा पीछे भी किया है कि ब्रिटिशर्स की इमेज जो है वो भारतीयों में हमेशा से क्या रही है, श्रेष्ठता की बनी हुई है। और उन्होंने अपने मतलब जिस तरह से भी भारत में शासन प्रशासन किया है, केवल भौतिक रूप से भारतीयों का शोषण नहीं किया है, बल्कि मानसिक रूप से भी क्या किया, उनका शोषण कर लिया। और ब्रिटिशर्स में हमेशा क्या हो गया, ये मान्यता हो गई कि मतलब भारतीय की अपेक्षा ब्रिटिशर्स क्या है, श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने भारतीयों को मानसिक रूप से भी गुलाम बनाया है। ठीक है, और इसी वजह से क्या था, जब वो परंपरा विकसित हुई तो धीरे धीरे मानने लगा कि भाई जो क्या होते हैं, ऐसे कल्चर में रहते हैं, वो क्या होते हैं, समाज के उच्च स्तर के लोग होते हैं। जाहिर सी बात है कंपनी में इस चीज को होने लगा। फिर धीरे धीरे आपने देखा एक दौर आया कि पुनः अब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी परंपराओं में आ जा रहे हैं, दाढ़ी मूछ सब रखना शुरू कर दे रहे हैं। अब भारतीय परंपरा में तो ये भी कहा जाता था कि मूछ तब तक नहीं छिला सकते जब तक पिताजी ना, मतलब जब पिताजी गए तब मूछ छिला लीजिए, उसके बाद नहीं तो मूछ छिलाना मतलब कि पिताजी को आपने श्राद्ध दे दिया, ऐसा मान लिया जाता था ना। तो खैर अब ये सब सोचिए, अभी तक की जब परंपराओं में है तो कहीं ना कहीं आप देखिए उस समय की परंपराएं तो कितनी आप कह सकते हैं भारत की रूढ़िवादी रही होंगी, और उसमें फिर दाढ़ी मूछ छिलवा देना, ऐसी चीजें कराना, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके साथ एक कारण बना। इसके अलावा देखिए कैनिंग जो था, इसने क्या किया था, एक द जनरल इंग्लिशमैन एक्ट लेकर के आ गए थे। द जनरल इंग्लिशमैन एक्ट, ये क्या था, देखिए ये था कि यदि कोई भारतीय है, भारतीय सैनिक, तो भारतीय सैनिक जो है वो ब्रिटिश को सैन्य विदेश सेवा देने के लिए भी क्या होगा, हमेशा मतलब वो अधिकृत रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि कोई भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में कार्यरत है तो विदेशों में जाकर के भी उसे ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा। जबकि भारत में एक प्राचीन समय से ही
वैदिक काल की परंपरा से आप देखेंगे तो समुद्र उस पार यात्रा करना अछूत माना जाता था। ये माना जाता था कि समुद्र उस पार अगर कोई यात्रा कर लेता तो अछूत माना जाता है। अब आप सोचिए भारत कभी किस मतलब स्तर पे साम्राज्यवाद का विरोधी रहा होगा। भारत क्यों साम्राज्यवाद करने जाएगा? क्योंकि मैं बार बार इस चीज की चर्चा भी करता हूं कि भारत में सभी प्रकार के क्या थे, भौतिक संसाधन इतने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे कि इनको अपने यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बाहर जाना मतलब इनके हिसाब से अच्छी परंपरा नहीं मानी जाती थी। तो वो एक, अब आप कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से समाज में विकसित हो गई थी। और यहाँ पर क्या था, समुद्र उस पार ले जाकर के यहाँ पर युद्ध कराने की बात की जा रही थी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो डलहौजी के समय में, ये धार्मिक कारण में ढूंढ लीजिएगा, डलहौजी के समय में क्या था, 1856 में एक क्या लाया गया था, एक धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ला दिया गया था। और ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या था, ये मुख्य रूप से धर्मांतरण को प्रोत्साहन करने के लिए था। धर्मांतरण को क्यों, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि यदि कोई भारतीय धर्मांतरण करके ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेता है तो इसके बावजूद जो होगा उसकी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले ये प्रावधान था कि अगर कोई धर्मांतरण कर लेता है तो उसका फिर क्या होगा, पैतृक संपत्ति से भी अधिकार समाप्त हो जाएगा। इन्होंने कानून ऐसा बना दिया कि धर्मांतरण करते समय भी लोगों को आर्थिक चोट का कहीं से भी डर ना हो। ठीक है, तो ये तो क्या धार्मिक कारण से आप जोड़ लीजिएगा, अधिनियम की बात कर रहे थे। एक और अगर हम लोग देखें तो इसी तरह से 1854 में क्या आया, भारतीय डाक अधिनियम आ गया। भारतीय डाक अधिनियम आया। अब ये भारतीय डाक अधिनियम क्या था, तो भारतीय डाक अधिनियम के तहत अब जो सैनिक थे, सैनिक वो अपने परिवार को पत्र नहीं भेज सकते थे। पत्र भेज सकते थे लेकिन पहले क्या होता था कि इनको क्या था, एक सेवा के रूप में दिया जा रहा था कि भाई आप पत्र अपने परिवार वालों को भेज सकते हैं। लेकिन अब क्या किया गया, ये जो फ्री में पत्र भेजते थे उस पर रोक लगा दिया गया। इसका मतलब एक तरह से उनके परिवार को पत्राचार से रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब क्या था, ये भी एक उनके परिवार से काटने की व्यवस्था हो गई थी। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको धरा पड़ा था। ठीक, तो सैनिक विद्रोह में आप कौन कौन सा कारण देख रहे हैं, मतलब जो सैनिक कारण था, तो कोई और पॉइंट होगा तो बता देंगे। देखिए यहाँ पर जो सैनिक कारण हम लोग देख रहे हैं, तो सैन्य कारण में आपने क्या देखा, सबसे पहले कि अवध से भारत के मतलब भारत के अवध क्षेत्र से सैनिकों की एक विशाल संख्या थी। और जब अवध पे कुशासन का आरोप लगा करके उसे मिला लिया गया तो उसके पश्चात क्या हो रहा था, उनके परिवार वालों के साथ शोषण हो रहा था। ये भी सैनिकों के लिए क्या था, एक आक्रोश का विषय था। सैनिकों के साथ ब्रिटिश सैनिक की तुलना में क्या हो रहा था, अमानवीय व्यवहार, और उनके साथ साथ उनको जो उनके मतलब पदों पर ब्रिटिशर्स समकक्ष होने पर जो अधिकार ब्रिटिशर्स को मिलता था वो भारतीयों को नहीं मिलता था। मतलब एक ही पद पर अगर कोई भारतीय है और कोई ब्रिटिशर्स है तो ब्रिटिशर्स का वेतन और भत्ता भारतीयों की अपेक्षा ज्यादा होता था। इसके अलावा इनके साथ क्या होता था, रंग भेद का काम किया जा रहा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी 1854 का डाक अधिनियम आ गया। इसके अलावा जो है फिर वो जनरल इंग्लिशमैन एक्ट आ गया, जहां समुद्र पार जाकर के इनको क्या कहा गया, युद्ध करने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हम लोगों ने बात किया कि उनको दाढ़ी और मूछ न रखने की बात की जाए, ये सारे कारण बन रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग काम करें तो अब मूल रूप से अब ये जो समस्त कारण आपने देखे हैं, ठीक है, इसमें आपने राजनीतिक कारण देखा, राजनीतिक कारण, फिर आपने जो है धार्मिक कारण देखा, धार्मिक कारण। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपने प्रशासनिक पदों पर देखा था कि प्रशासनिक पदों पर जो बड़े अधिकारी होते थे वो केवल ब्रिटिशर्स होते थे, उसी तरह से सैन्य विभाग में भी क्या होता था, जो सबसे बड़ा पद होता था भारतीयों के लिए वो सूबेदार होता था। उससे बड़े पदों पर इनको नहीं रखा जा सकता था। तो ये भी एक आक्रोश का कारण था। ठीक है, तो धार्मिक कारण हो गया। इसके अलावा जो हम लोगों ने सामाजिक कारण देखा था, सामाजिक कारण देखा था। इसके अलावा फिर हम लोगों ने आर्थिक कारण देखा था, आर्थिक
कारण देखा, इसके अलावा आपने एक सैन्य कारण देखा, सैन्य कारण देखा था, और आपने प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण देखा। ठीक है, ये इतने कारण दीर्घकालिक कारण थे जो भारत में उपस्थित प्रत्येक स्तर के लोगों का क्या कर रहे थे, अंदर से बिल्कुल उनका शोषण कर रहे थे, और जिसकी वजह से क्या था, अंदर ही अंदर उनके अंदर क्या था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक कह सकते हैं जो आग था वो दहक रहा था। ठीक, और 1857 की एक तत्कालिक घटनाक्रम में ये आग जो है वो विद्रोह बनकर के निकला था। तो लगभग 100 वर्षों का ब्रिटिशर्स का भारत पर औपनिवेशिक नीति, जब औपनिवेशिक नीति की बात करेंगे तो इसका मतलब उसमें शोषणकारी तत्व प्लस राजनीतिक हस्तक्षेप, और इन दोनों की प्रतिक्रिया के स्वरूप सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो आप हस्तक्षेप कहते हैं सभी उसमें निकल के चले आते हैं। तो इनकी 100 वर्षों की जो औपनिवेशिक शोषणकारी नीति थी उसी का परिणाम था कि भारत में ये 1857 की घटना घटित हुई है। ठीक है, अब तत्कालिक कारण भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि तत्कालिक कारण बना क्या था, और फिर उस जो पूरा 1857 का जो आप कह सकते हैं विद्रोह हुआ है वो कैसे हुआ और उसका विस्तार कैसे हुआ, और किस किस क्षेत्रों में कौन कौन ने, मतलब किस किस क्षेत्रों से किसने उसका नेतृत्व किया, और साथ ही साथ फिर किसने द्वारा दमन किया गया, फिर पूरे विद्रोह की असफलता का कारण, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो तत्कालिक कारण भी यहाँ पे देख ही लेते हैं क्योंकि आज हम लोग कारण देख रहे हैं। तत्कालिक कारण, देखिए तत्कालिक कारण क्या रहा। एक्चुअल में जो ब्रिटिश सेना हुआ करती थी उसमें जो पहले बंदूक चलती थी, उसमें बंदूक में क्या होता था, ब्राउन बेस, ठीक है, ये राइफल रहती थी। अब चूंकि ये कह सकते हैं कि पुरानी तकनीक की राइफल थी तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से अब इसे हटा दिया गया, और हमेशा जैसे कोई नई चीज आती है तो उसको स्वीकार लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक नई बंदूक आई जिसको क्या किया गया, सैनिकों को दिया गया। कौन सी थी, एनफील्ड राइफल। ठीक है, अब इसमें जो बुलेट लगती थी उस बुलेट को क्या था, दांत से छीलना पड़ता था। ठीक है, और वो क्या होता था, जो बुलेट जो इसमें गोली लगती थी वो गोली जो है वो चमड़े की बनी थी। अब 1856 दिसंबर 1856 में क्या हो रहा है, ये बंदूक जो है वो परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब पुरानी जो ब्राउन बेस राइफल होती थी उसको हटा करके अब नई, या आप कह सकते हैं आधुनिक जो तकनीक था उस पर आधारित ये एनफील्ड राइफल ला करके सैनिकों को दिया जा रहा है। इसमें जो चमड़ा लगा होता था तो दिसंबर 1856 में ये लाया गया, और जनवरी 1857 तक ये बात सैनिकों के बीच में फैल गई कि जो चमड़ा है ये किसका है, ये सुअर और गाय के मांस का बना है। ठीक है, अब भारत जैसे क्षेत्र में जो यहाँ पे स्थानीय लोग थे उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू समुदाय से था और एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय से था, और दोनों ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या था, ये जो आप चमड़े का उपयोग देख रहे हैं ये क्या था, पूरी तरह से इनके लिए क्या है, निषेध है। और यही एक तत्कालिक कारण बना था जहां पर फिर आपने देखा था कि किस प्रकार से मंगल पांडे द्वारा, एक जो मतलब सैनिक था उसके द्वारा क्या किया गया, इस एनफील्ड राइफल में गोली लगाने से या उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया था, और उसी के तहत फिर क्या हुआ, ये विद्रोह घटनाक्रम के रूप में भड़का था। ठीक, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण ये था, और कल हम लोग जब घटना का विस्तार देखेंगे, घटनाक्रम देखेंगे, तब वहां पर मंगल पांडे को लेकर पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तत्कालिक और दीर्घकालिक दो कारणों को समझिएगा 1857 की क्रांति के पीछे। क्लियर है? चलो तो फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, आगे कल